Okay, good morning, everyone. Oh, it's good afternoon. Anyway, okay. Why very less attendance is there? I can't understand. क्यों ऐसा हो रहा है? आप लोग कितना कम क्यों आ रहा है? नो आइडिया सर। नो आइडिया. क्यों इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगा. सर हमें तो लगता है इंटरेस्टिंग। हाँ, I assume कि lectures are quite interesting. हम लोग बहुत तेजी से मतलब if I can tell you सबसे ज्यादा अगर मैं फास्ट स्पीड में अगर बात कभी सी प्रोग्रामिंग पर आया तो दिस इज द फर्स्ट बैच. इतना जल्दी नहीं होता सर इंटरेस्टिंग है इसमें तो हाँ ठीक है देव थैंक यू बट आस्क अदर मतलब उसकी ना सी बाद में आएंगे तो फिर वो मुझे परेशान करेंगे कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है वो नहीं. ये अगेन ए हेक्टिक मोमेंट. ओके साइलेंस नॉट एन इशू. Encourage everyone to regularly attend the lectures if you are in touch with them. अदरवाइज देखो तुम लोग जो अटेंड कर रहा है उनका प्रेशर होगा. दे विल परफॉर्म फार मोर बेटर देन अदर्स. वो भी सीख जाएंगे प्रोग्रामिंग नॉट एन इशू. लेकिन तुम लोग के लेवल पे कभी नहीं आ पाए. क्यों? क्योंकि जो पंडाल से वो तुमको भी सीख गया. अभी तुम्हारे पास जितना टाइम बचा है ना तुम लोग क्या करोगे? हाई लेवल प्रोग्रामिंग करोगे और वो बेसिक्स में ही रह जाएंगे. सो आफ्टरली उनका लॉस है. इनकरेज देम कि एटलीस्ट स्किल बेस्ड जो लेक्चर्स हैं इनको ना छोड़ो. जो ये प्रोग्रामिंग वाले हैं जो वेब टेक वाले हैं ये सब स्किल बेस्ड प्रोग्राम है. बाकी थ्योरेटिकल को कभी भी पढ़ा जा सकता है और उसको आप मतलब कभी भी लाइफ में उठा के पढ़ सकते हो जब जरूरत होगी. स्किल को अभी ही सीखा जा सकता है. स्किल धीरे धीरे सीखते हैं एक बार में नहीं सीखा जा सकता. सो राइट encourage them to attend lectures anyway. So let me share my screen. और लास्ट लेक्चर में जिस प्रॉब्लम को हम डील कर रहे थे अभी उसी प्रॉब्लम को देखेंगे. विल सॉल्व इट. तो इसमें हम लोगों ने क्या करा था? ये प्रॉब्लम थी हमारी. ऐसा ऐसा निकालना था हमें. मैं फिर से बता दूं स्टार्टिंग या फिर याद है तुम लोगों को? अरे रिप्लाई दो यस नो कुछ भी बताओ. मैं इस प्रॉब्लम को फिर से बता दूं मतलब क्या प्रॉब्लम था हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया या फिर आगे देखते हैं इसी प्रॉब्लम. सर एक बार शॉर्ट में बता दो ना पूरा शुरू से. अच्छा अच्छा हाँ ठीक है चलो स्टार्ट करते पड़ेगा. मैं हमारा प्रॉब्लम था यस बी में प्रॉब्लम क्या था? ये निकालना था हमें ए टू द पावर ए. फिर इसका क्या निकालना था? फैक्टोरियल b to the power b and then its factorial plus a to the power b and its factorial and then b to the power a and its factorial और इस सब को ऐड करके किसी एक वैल्यू में रखना था. तो मैंने क्या बोला कि इसमें दो ऑपरेशन हो रहे हैं हर स्टेप में. पहले जितने 4 स्टेप्स हैं ये पूरे 4 स्टेप्स हैं. 4 स्टेप्स में एक्चुअली हमारे पास 4 इंडिविजुअल है ना. इस चारों इंडिविजुअल को प्लस ऑपरेटर से कनेक्ट किया गया. अब ये जो एक है इसमें भी दो पार्ट. एक ये पार्ट और एक ये हर जगह. ठीक है. तो व्हाट कैन वी डू? और जो काम हो रहा है वो रिपीट हो रहा है बार बार. यानी हर बार क्या कर रहे हैं? पहले पावर कंप्यूट कर रहे हैं फिर उसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं. यहाँ भी पावर कंप्यूट कर रहे हैं फिर उसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं. यानी अगर इसको अगर मैं ऐसे बोलूँ इफ x इज इक्वल टू ए टू द पावर ए ठीक है and y is equal to b to the power b, z is equal to a to the power b, and k equal to b to the power a. So f is nothing but x factorial plus y factorial plus z factorial plus k factorial ना. तो पहले ये निकाल लेते हैं
फिर ये निकाल लेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको फैक्टोरियल निकाल लेंगे। यही काम था हमारा। सिंस एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है और एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रहा है ना, तो इसके लिए हम लोग फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो दो टाइप के एक्चुअली हमारे पास कितने टाइप के जॉब, हमारे पास एडिशन का जॉब है, फिर हमारा पावर कैलकुलेशन का जॉब है, फिर फैक्टोरियल का जॉब है, और असाइनमेंट का जॉब है ना। पहले पावर कंप्यूट होगा, फिर फैक्टोरियल निकलेगा, फिर एडिशन होगा, और फाइनली असाइनमेंट। ये है ना, असाइनमेंट हो रहा है। असाइनमेंट जो भी वैल्यूज आएंगे इसकी पूरी राइट हैंड साइड की, वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाएगा। इतना काम है इसमें। सबसे पहले हमें पावर निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है, उसके बाद फिर हमें उस सारी वैल्यूज को ऐड करनी है और फिर उसको असाइन करना है। तो एडिशन तो हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाता है, उसके पास ऑलरेडी दो इंटीजर को या किसी भी दो फ्लोट को कैसे ऐड करेंगे इसकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी है। असाइनमेंट कैसे करना है इसका भी उसके पास, उसको पता है। stdio.h जो हेडर फाइल है उसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू असाइन, ठीक है। stdio.h ये हेडर फाइल इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि जो पहले से डिफाइंड चीजें हैं वो सब इस फाइल में डिफाइन की गई, तो वहां से उसकी मीनिंग उठा लेते हैं। हाँ, ये तो दो चीजें हैं। पावर पावर भी अवेलेबल है लेकिन उसके लिए math.h लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी उस पर हम फोकस नहीं करते, उस पर फोकस नहीं करते उसको, क्योंकि हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक। तो पावर और फैक्टोरियल जो है ये ऑटोमेटिकली डिफाइंड नहीं है हमारे स्टीरियो फाइल में। इस फाइल में जो मेन फाइल है हमारा प्रोग्राम का, कंपाइलर का, तो इसको हम लोग मैन्युअली डिफाइन कर देते हैं और जब जब जरूरत होती है तब तक इसका यूज कर लेते हैं, ठीक। अब जब मैं अभी बोल रहा था कि वो जो चीजें प्री डिफाइंड है, तो एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ कि अगर किसी बच्चे को मिस हो गया हो। देखो, ये इंक्लूड करते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, इंक्लूड। इंक्लूडिंग व्हाट, ये जो पूरा प्रोग्राम है इसमें हम एक फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, stdio.h। ठीक है, और ये फाइल जो होता है वो जनरली हमारा जो सी प्रोग्राम फाइल्स है, प्रोग्राम फाइल्स में अगर कहीं पे हमारा मैंगलो कंपाइलर मुझे मिल गया अभी, ठीक है, कोड ब्लॉक्स, इफ देयर इज ए कोड ब्लॉक मैंगलो, इसमें बिन्स में कहीं ना कहीं हमें ये फाइल मिल जाएगी stdio.h, ठीक है। उसमें सारी चीजें डिफाइन होंगी, string.h है, ये है, ये सारी हेडर फाइल्स, ठीक है। बहुत सारे फोल्डर्स हैं, एक एक करके उसमें देखना पड़ेगा। तो ये इतने सारे फोल्डर्स हैं। हाँ, ये इंक्लूड फाइल है, सिविल लाइब्रेरीज है, पर्टिकुलर लाइब्रेरीज, किसी न किसी एक लाइब्रेरी में जाके ये सारी फाइल रखी हुई है। और दिस इज नथिंग बट द कलेक्शन। अभी तो फॉर्मेट नए कंपाइलर्स का चेंज हो गया है, पुराने कंपाइलर्स में एज इट इज दिखा था। तो अगर मैं कोई फाइल खोलता हूँ तो देखो कैसे इसमें सारी चीजें, टेम एंगल्स, ये कोई एंगल्स और ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारा हेडर फाइल है। इसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी फंक्शनैलिटी होगी उस सब का देखो फंक्शन लिखा हुआ है, सबका फंक्शन लिखा है कि किसको कैसे यूज करेंगे नहीं करेंगे, है ना, टोटल लिखा हुआ है। तो ऐसे ही ना प्रिंटफ कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, स्कैनफ कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, ये इसकी इसकी जितनी भी डिफिनीशन है ना वो इस फाइल में लिखी है, ठीक है। जैसे ये डॉट एच फाइल है ना, वैसे इस ये भी एक डॉट एच फाइल है। मैं ढूंढ के रखूंगा, जहाँ मिल जाएगा ना फिर मैं ट्राई करूंगा तुम लोगों को दिखाने। So, you will have a feel कि अच्छा ऐसे काम करता है, ठीक है। जीसीसी लाइब्रेरी, बहुत लाइब्रेरीज के फोल्डर है, तो आई विल सर्च इन द, तो यही काम अब हम लोग खुद से कर रहे थे। हमने क्या किया, कुछ चीजें क्या थी पहले से डिफाइन की गई थी, है ना। हम लोग भी ये हेडर फाइल बना सकते हैं, है ना। हम भी ये सारे फंक्शंस को एक फाइल में रख के डॉट एच से सेव करके हेडर फाइल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये भी करके दिखाऊंगा जब हम लोग एक बार सी प्रोग्रामिंग का बेसिक्स पूरा खत्म कर लेंगे, तो कि आप अपना हेडर फाइल कैसे बना कर रख सकते हो। जो चीजें आपको हमेशा यूज में आते आएंगी हम उसका हेडर फाइल बना के रखते हैं। जैसे हम लोग रोबोटिक्स की प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रीम डेटास के लिए
यूजुअली हम लोग अपनी हेडर फाइल बना कर रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें सेंसर से डेटा उठाना है, किस सेंसर से उठाना है, क्योंकि देयर आर वैरायटीज ऑफ सेंसर्स, तो किस सेंसर से कब उठाना है, तो उसके लिए हम बार बार क्यों कोड लिखेंगे। तो वी आर कीपिंग आवर ओन कस्टमाइज्ड लाइब्रेरी इन ए डॉट एचटीएमएल। और जब जब जरूरत होती है, वी नो कि उसका सिंटैक्स क्या है, तो जैसे मैं लिख दूंगा, मैं अपनी फाइल को इंक्लूड कर लूंगा, हैश इंक्लूड सुमन डॉट एच, और मैं लिख दूंगा सपोज पावर ए, तो ऑटोमेटिकली वो वहां से ले लेगा। ठीक, तो सबसे पहले किसी की डिफिनीशन जो है वो इसमें सर्च करता है, उसमें नहीं मिलने के बाद वो अपने प्रोग्राम में ढूंढता है, अगर यहाँ भी नहीं मिलता तो तुम्हें एरर दे देगा। ठीक, तो द सेम थिंग इज हियर। ये अगर प्रिंटफ था तो प्रिंटफ का पहले ये इसमें जाके ढूंढता है कि है कि नहीं। ठीक, अगर है तो वो उसमें जैसा लिखा है वैसा एग्जीक्यूट कर देता है, नहीं होने से प्रोग्राम में ढूंढता है, प्रोग्राम में भी नहीं मिला तो तुम्हारा एरर शो कर देता है कि नहीं वो तो नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट। चलो, तो अभी ये जो काम था हमारा, इस काम में हमें करना क्या था कि सब चार अलग अलग चीजों का फैक्टोरियल। ठीक, तो हमने क्या किया, R1 पहले पावर फंक्शन लिख दिया और फैक्टोरियल फंक्शन लिख दिया, ये पहले लिख दिया। इसके लिए मुझे ऊपर कैसे कॉल करेंगे नहीं करेंगे उससे मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि हमको पता है पावर कंप्यूट करना है तो दो इनपुट चाहिए ही चाहिए, a⁻b चाहिए। ठीक है, द मोमेंट हमको a⁻ab मतलब xy मिल गया, या फिर x क्या है, बेस है, और ये जो है वो एक्सपोनेंट है। ठीक, एक्सपोनेंट यानी जो ऊपर में रहता है, बेस यानी जो नीचे में रहता है। ये जैसे a⁻b, तो ये a की तरफ बिहेव करेगा, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं x⁻y। हमें दो इनपुट चाहिए, दो इनपुट मिलने के बाद मैंने फॉर लूप लगा के x को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, x से y टाइम्स मल्टीप्लाई किया, है ना, और वैल्यूज जो भी थी उसको p में सेव करके रखा, p को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक, नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। मल्टीप्लीकेशन है इसलिए 1 से इनिशियलाइज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना। अच्छा, फैक्टोरियल में क्या था, फैक्टोरियल में फिर वही बात, फैक्टोरियल निकालने की, अच्छा हाँ, जब निकल गया तो पावर इज अ सिंगल वैल्यू, तो एक वैल्यू रिटर्न कर दो। फैक्टोरियल में क्या है, फैक्टोरियल निकालने के लिए कोई एक सिंगल नंबर चाहिए, कोई मुझे दे दो 5 दे दो, तो मैं 5 का फैक्टोरियल 120 निकाल के दे दूंगा, जो भी कुछ होगा। 4 का फैक्टोरियल 24। तो जब भी दिया हमने लूप चलाया, फैक्टोरियल लिखा, यानी 1 से लेके x तक को मल्टीप्लाई किया और उसको f में स्टोर कर दिया और f को रिटर्न कर दिया। अब जब जब मुझे पावर कैलकुलेट करना होगा मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, जब मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा आई विल कॉल दिस फंक्शन। तो सी, मुझे सबसे पहले a का पावर a निकालना था, तो हमने a पास किया, वैल्यू को R1 में रख दिया। सेम सेम वर्क यहाँ पे है, a⁻b निकाला और R2 में रख दिया, b⁻b कॉल किया, तो क्या होता है एक्चुअली a कॉल किया तो यहाँ x की जगह गया a, y की जगह पे गया a। ठीक है, यहाँ भी a गया और यहाँ भी a गया, और a कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट R1 में आके स्टोर हो गया। वही सिमिलर टास्क इसके लिए हुआ, इसके लिए, इसके लिए, यानी इन सब का पावर कैलकुलेट करके R1 R2 R3 R4 में चला गया। अब मुझे क्या करना है, R1 का फैक्टोरियल निकालना है ना, R2 का फैक्टोरियल निकालना है, R3 का फैक्टोरियल, R4 का फैक्टोरियल, सब फैक्टोरियल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना। यही काम हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना, कि जिसमें पावर निकाल के रखा है वेरिएबल्स में, उस सब का फैक्टोरियल निकाल लेंगे और उसको जोड़ देंगे। तो देखो, हमने फैक्टोरियल ऑफ R1, फैक्टोरियल ऑफ R2, फैक्टोरियल ऑफ R3, फैक्टोरियल ऑफ R4। जब भी ये फैक्टोरियल ऑफ R1 कॉल होगा तो इस फंक्शन को ढूंढेगा, यहाँ पे क्या एक वैल्यू चाहिए, R1 को पास कर देगा ना, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे R1 आ जाएगा। तो 1 से लेके R1 तक जितने भी नेचुरल नंबर है सबको मल्टीप्लाई करके वैल्यू को इसके बदले रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसके बदले रिप्लेस हो जाएगा तो क्या, इधर इंटीजर, इधर इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर, प्लस फिर एक इंटीजर, फिर प्लस फिर एक इंटीजर, सो लाइकवाइज जो रिजल्ट होगा वो हमारे इसमें स्टोर हो जाएगा और रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। यू कैन रन दिस प्रोग्राम वंस एंड कैन चेक whether this is working। ठीक है, मैं a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 रखता हूँ। सो सी, दिस इज योर रिजल्ट। अभी मैं इसको अपने पुराने वाले प्रोग्राम से रन करके देखता हूँ, जिसमें हम लोगों ने मैनुअली बनाया था। देखते हैं कि वो प्रोग्राम हमारे पास है या नहीं। मैंने कल लिखा था ना, ये वो बड़ा वाला प्रोग्राम था ना जो हम लोग a⁻b निकाल रहे थे।
ठीक, ध्यान दो, इसका रिजल्ट कितना आया, 2x, 3 पे आया 1485, ऐसा याद रखो 148 और लास्ट में 840। ठीक है, अब नाउ आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, ये बिना फंक्शन का हम लोग रखेंगे। ठीक है, देखो आया 148 और 840, वही नंबर आया ना रिजल्ट में। ये बिना फंक्शन के हम लोग किए थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले a का पावर a निकाला, फिर जो रिजल्ट आया उसका फैक्टोरियल निकाला, उसको R1 में रखा, फिर b का पावर b निकाला, फिर उसका फैक्टोरियल निकाला, उसको R2 में रखा, फिर a टू द पावर b निकाला, उसको फैक्टोरियल किया, R3 में रखा, और फिर b टू द पावर a निकाला, उसका फैक्टोरियल किया, उसको R4 में रखा, और फाइनली R1 टू R4 को ज्वाइन कर दिया। ये चल, इसका दोनों का ही रिजल्ट सेम आ रहा है। अब लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे देखो कितना है, 57 लाइंस ऑफ कोड। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 33, बहुत सारे स्पेसेस मैंने यहाँ पे लेकर रखा है। ठीक है ना, तो कितने ऑलमोस्ट 50% कोड रिड्यूस हो गया। अब बोलो। हम्म हाँ सर। हम्म सर जैसे कि अपन ने यहाँ पर R1 R2 R3 R4 अलग से असाइन किए हैं, उसकी जगह मैं रिजल्ट में ही नहीं डाल सकता फैक्टोरियल के अंदर? क्या सकते हो, फैक्टोरियल के अंदर पावर फंक्शन को डालना ओके सर। है ना। ये बात सबको समझ में आ गई? समझ में आ गई तो यस बोलो, क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट ट्विस्ट नहीं लाऊंगा, इसको मैं मॉडिफाई करूंगा, बिना रिटर्न के रिजल्ट लाने की कोशिश करूंगा, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसीजर, आइदर से यस और से थोड़ा समझ में यस सर, आ गया। एवरीवन टाइप यस। मैं इतना एफर्ट लगा तो तुम लोग इतना भी नहीं लगा सकता। देखो, देव भी लिखा यस, गुड मानव ने भी लिख दिया यस, सुशैन इज यस, समा इज यस, अश्विन इज यस, यस ने कहा यस, मैतुल इज यस। अरे इतने लोग हैं। अदर्स, प्रखर, ठीक है प्रखर यस, थैंक यू। और बाकी सब, अभय, अश्विन, अश्विन, अभय, अरिहंत, क्या हुआ, भारती, आयुष, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस टाइम पास करने के लिए लेक्चर में बैठो तुम लोग। टेल मी, चिराग, चिराग, भारती, अरिहंत मेहता, यस ठीक है, अच्छा है, थैंक यू। और कौन कौन बच गया? आयुष ने कुछ नहीं कहा, अरिहंत ने सुन चिराग ने सुन के, भारती, सर हाँ पूछो पूछो। सर हमने पावर के लिए लूप क्यों लगाया? हम डायरेक्ट भी मतलब उसको रिजल्ट से इक्वेट करके a इंटू ए या a इंटू बी कर सकते थे। ए इंटू ए मल्टीप्लाई थोड़ा ना कर रहे बच्चे, पावर निकाल रहा है। ए का पावर ए का क्या मतलब होता है, 5 टू द पावर 5 कैसे निकलोगे, हाँ है ना। हाँ यस सर। रिजल्ट पार्ट रिपीट, रिजल्ट पार्ट में क्या नहीं समझ में आया होशर? रिजल्ट पार्ट, अनम्यूट योर माइक, बताओ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगा इसमें, इसके बोल आउटपुट, ये प्रिंट कर दो क्या, ए है ना, जो फंक्शन से किया है या नॉन फंक्शन से किया, बात बराबर ही है। हाँ, बिग नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले तो कोई नंबर का पावर निकाल रहे हो, फिर पावर के बाद उसका फैक्टोरियल निकाल रहे हो,
देखो इतना बड़ा नंबर क्यों आ रहा है, वैलिड क्वेश्चन, गुड। देख क्या हो ये था ना, एक्चुअली ये हो रहा है कि a to the power a factorial plus b to the power b factorial plus a to the power b factorial plus b to the power a factorial, इसको लैप पे रखना। a को लिया 2 और b को लिया 3, तो क्या आ गया 2 to the power 2 factorial plus 3 to the power 3 factorial plus 2 to the power 3 factorial plus 4 2 factorial। So let me say 4 factorial plus 3 is 9, 3 is 9, 3 is 27 factorial, and 2 2s are 4 2s are 8 factorial, and plus 3 3s are 9 factorial। Okay, so 4 factorial is 24, 8 factorial is कितना है? बोलो, जो भी कुछ, इसका फैक्टोरियल कौन निकाल के देगा? कैन यू फाइंड? इतना बड़ा नंबर होगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 1 20 into 26 into 27। समझ आ रही है बात? कितना बड़ा नंबर है ना, ये सबसे बड़ा नंबर जनरेट करता है, और ये दोनों भी कोई छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसको डोमिनेट ये कर रहा है, इसी के कारण इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा है। ठीक, ना अभी मैं इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करूँगा, पहले इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, फाइल सेव रहे, फाइल सेव and 8 do 4 program 2 और ये प्रोग्राम है मेरा फंक्शन नो रिटर्न। अभी क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है कि देखो तुम मुझे रिटर्न कर रहे हो, ये मुझे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी एक रिटर्न होगा कभी दो रिटर्न होगा। तुम जनरली क्या है कि ये वेरिएबल का स्कोप यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, तो रियल एप्लीकेशंस में कभी कभी ये इफेक्टिव वर्किंग नहीं होता, तो रिटर्न जो है वो बैड प्रैक्टिस मैं मानता हूँ। मतलब मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है कि इसके बिना ज़्यादा अच्छे से स्मूथली काम करता है। अब अगर मैंने रिटर्न को हटा दिया तो ये सब काम नहीं करेगा ना, तो रैंडम वैल्यूज ले लेगा या फिर कोई है ना, कोई रैंडम वैल्यूज ले लेगा और रिजल्ट देखो कुछ भी आ रहा है हमारा ना, ये वर्क नहीं कर रहा, तो कैसे वर्क करेगा? एनी आइडिया? पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिटर्न नहीं, रिटर्न बिना किए भी फंक्शन वर्क करता है। देखो हमें रिजल्ट जब हम रिटर्न कर रहे थे यहाँ से, तो वो जा कहाँ रहा था? R1 में जा रहा था, एग्री? अब यस यस लेकिन सर। है ना, लेकिन हम R1 को तो ये फंक्शन देख नहीं सकता है, R1 तो इसका है और ये भी नहीं देख सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को क्या करना चाहिए कि व्हाई नॉट R1 की अवेबिलिटी यहाँ पे ला दे, ताकि R1 अगर ये देखने लगे तो ये काम कर सकता है अब, है ना। तो R1 यहाँ कैसे अवेलेबल, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पास R1 का एड्रेस यहाँ से पास कर दे, ठीक है, और ये क्या करे हमारा इंस्टा आर में वैल्यू रखे, आर को ले ले, ठीक है, R1 को जब डिक्लेयर किया तो इसको 1 बोल दे, ठीक है, तो ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन हमें यहाँ करना ही नहीं पड़ेगा, और दिस इज नथिंग बट, अभी देखो प्रॉब्लम्स आएंगे सारा फॉलो,
तो इसको एक बार करके देखते हैं कि कुछ भी रिजल्ट हमारा आ रहा है नहीं आ रहा। What are we doing? Next, हम लोग ये कर रहे हैं, वी आर नॉट रिटर्निंग, हम डायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू है R1 R2 R3 R4 है ना, ये इस फंक्शन की वैल्यू वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को इस फंक्शन से चेंज कर देंगे, तो बार बार हमें असाइनमेंट नहीं करना पड़ेगा ना, इसका आगे बहुत फायदा मिलने वाला। आइडिया समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है, सर, ये वापस बता दो। सर एक बार वापस से बता हाँ दो। हाँ ठीक 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 ठीक, गुड। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं कि R2 लिखा, R2 में फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन कॉल आ रहा है, फिर ये फंक्शन अपना भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, फिर रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करने को इसमें साइन हो, क्यों भाई इतना काम हम क्यों करें? यहाँ फिर क्यों नया वेरिएबल क्रिएट हो? तो जितना बार वेरिएबल क्रिएट होगा उतना मेमोरी कंज्यूम करेगा ना। अब वो अगर बात की बात छोड़ के फिर भी इस फंक्शन, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन अगर किसी भी तरह से इस वेरिएबल को एक्सेस कर सके, R1 R2 R3 R4 को, तो काम मेरा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये कर क्या रहा है, R2 में वैल्यू सेट कर रहा है, पावर की वैल्यू, तो डायरेक्टली अगर यहीं पे R2 में वैल्यू सेट कर दे तो हमें रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस जो हम लोग पहले पॉइंटर में पढ़ चुके हैं, पॉइंटर क्या करता था, जो भी वेरिएबल की विजिबिलिटी दूसरे में बढ़ानी हो, यानी अगर चाहते हो कि इसका वेरिएबल ये देख पाए, तो इस वेरिएबल का क्या करो, एड्रेस पास कर दो इस फंक्शन में, ये पावर फंक्शन में उस वेरिएबल का एड्रेस पास कर दो। अब यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल आ जाएगा, क्रिएट होगा, ये पॉइंटर वेरिएबल उसका एड्रेस रख लेगा। अब R जो भी चेंज करेगा वो सारा चेंज ऑटोमेटिकली यहाँ पे होता है, R1 में होता है। दूसरे टाइम जब हम लोग R2 पास करेंगे यहाँ से ना, R2 पास करेंगे, और जब पास कर देंगे तब रिटर्न करने की जरूरत है ही नहीं, तो R2 यहाँ आएगा, और R में उस टाइम जो भी चेंजेस होगा वो ऑटोमेटिकली R2 में चेंजेस होता रहेगा। क्यों? क्योंकि R जो है वो एड्रेस रख रहा है R2 का। ठीक है, मैं इसको डायग्राम से भी बताने की कोशिश करूँ। अभी देखते हैं कि इसको रन करने से एरर आ रहा है कि क्या आ रहा है, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नो एरर, नथिंग। भी सारे पहले सबको ऐसा करके देखते हैं रिजल्ट कितना वेरी कर रहा है। तो मैं तुम लोगों को सोचने के लिए आप छोड़ दूंगा, लेट्स थिंक कि ऐसा क्यों होगा, फिर जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोच समझ के आएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। अभी जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल है कि अब यहाँ से लेके जितनी प्रोग्रामिंग लिखेंगे सब में ये जो चीजें हैं, फंक्शन और ये पॉइंटर, ये पास करना और फंक्शन में कैलकुलेट करना, इसी का पूरा यूज है इसी को, और यही जो है सी प्रोग्रामिंग इतना ब्यूटीफुल बना। ठीक है, देयर इज सम रिजल्ट जो कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ना। तो ये मिस्टेक्स ऐसा क्यों हो रहा है, फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज। देखो मैं डिबगिंग बता रहा हूँ, मैं चाहता तो मैं आपको एक बारे में समझा स्टेटमेंट बता सकता। डिबगिंग क्या हो, हम लोग को करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले इस बात को समझेंगे इस प्रोग्राम में, फिर हम आइटरेटिवली देखेंगे कि नहीं समझ में आया ना, अभी नहीं देखो करना क्या है। इंटरेस्ट को तुम लोग पढ़ा नहीं घर पे। लेट मी कॉपी दिस प्रोग्राम। मैं फैक्टोरियल को हटा दे रहा हूँ कि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या? ठीक है, तो देखते हैं। अभी हमारे प्रोग्राम में आ, ये तो अपना नॉर्मल सेक्शन है, ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये इनपुट ले लिया। हाँ, ये वाला पार्ट हमारे लिए इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि R1 R2
ये जब इसको हम एक बॉक्स में रखेंगे, दिस इज अ बॉक्स, फंक्शन इज नथिंग बट अ सेपरेट बॉक्स। ठीक है, दिस इज अनदर बॉक्स। सो ए बी यहाँ क्रिएट हो रहा है, बी इज हियर, R1 इज हियर, R2 भी यहीं पे है, R3 भी यहीं पे है, R4 भी यहीं पे है। इसका एड्रेस होगा 10101014 1018 1022 1026 1030। ठीक है, और तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ। ठीक है, अभी इनिशियली R1 में 1 है तो यहाँ पे 1 रख दो और कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं। सपोज ए बी में यूजर से ले लिया यहाँ पे इस स्टेप में, तो ये वैल्यू 2 3 चली गई। अब हमें ये सब काम करना है, एक्चुअली सबको 1 से सेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देगा दिस इज 1। अभी इसमें कौन कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर है, इसमें इसका अपना x है, इसमें इसका y है, एंड देयर इज r। ठीक, तो x में क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, और r में क्या आता है, सबसे पहली बार जब ये वाला फंक्शन कॉल होता है तो क्या क्या पास हो रहा है, a की वैल्यू, तो 2 and 2, यहाँ से 2 और 2 पास होगा, और R1 का एड्रेस इज 1018। तो यहाँ क्या आएगा, x में 2, y में 3, और ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसको नॉर्मल वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ एड्रेस भेजा जा रहा है, तो एड्रेस को कैच करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, 1018 यहाँ रख देगा। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई ना। यस सर। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हमें डायरेक्टली इस एड्रेस को, यानी इस एड्रेस पे जो भी कंटेंट है, इस कंटेंट को चेंज करना है। ठीक है, हमने पहले भी बताया था कि अगर इफ देयर इज अ वेरिएबल R1 and there is a pointer variable star of R and R is keeping address of R1, है ना। हाँ, तो मैं इसको R1 R2 नहीं लेता हूँ, ए भी ले, ए कैपिटल ए, और इसको P ले रहा हूँ, दिस P इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो मेरा एक A है, एक अपना एड्रेस है 4010, और एक P है, P का अपना कोई एड्रेस है 5010, और P क्या रख रहा है, A का एड्रेस रख रहा है 4010, और A में क्या है, सपोज 5। तो A की वैल्यू को कैसे, देखो A जब प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, P प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 5010 आएगा, एड्रेस ऑफ A प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 4010 आएगा, सॉरी P प्रिंट करेंगे तो 4010 आएगा, क्योंकि P का कंटेंट, इसका कंटेंट, A प्रिंट करेंगे तो A का कंटेंट। ठीक, और एड्रेस ऑफ P करेंगे तो क्या आएगा, 5010 आएगा। और अगर P से हम चाहते हैं कि हम P के थ्रू A के कंटेंट को प्रिंट करें, सो वी शुड से स्टार ऑफ P। अगर स्टार ऑफ P करोगे तो भी क्या देगा, 5 देगा, क्यों, क्योंकि स्टार ऑफ P बोलेगा, लेट मी स्टार ऑफ P is nothing but स्टार ऑफ 4010, और इसके अंदर क्या है, 5। यहाँ से अगर देखो तो, ठीक है, इसीलिए ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, इसमें तुम लोग उलझ रहे हो क्योंकि तुमने इसको पढ़ा नहीं है, एक बार इसको पढ़ना है। कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, और एक दूसरा वेरिएबल जो दूसरे का एड्रेस रखता है, इस नाम से भी इस वैल्यू को प्रिंट किया जा सकता है, और इस नाम से भी उसी वैल्यू को प्रिंट किया जा सकता है, मगर इसको प्रिंट करने के लिए सीधा ए लिखते हैं, और इससे प्रिंट करने के लिए हम लोग स्टार ऑफ पी लिखते हैं। क्यों, क्योंकि पी में तो एड्रेस है, तो एड्रेस के अंदर की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम लोग स्टार लगाते हैं, स्टार इज इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो एक्चुअली ये तो असाइनमेंट हो रहा है, अभी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करनी है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट स्टार ऑफ आर। जो R1 होगा वही वैल्यू स्टार ऑफ आर भी प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि R इज कीपिंग एड्रेस ऑफ R1, है ना। समझ में आ रही ना बात। यस सर।
तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि स्टार ऑफ आर की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू इज इक्वल टू जो उसकी वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्स क्या, यहाँ जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, पावर कंप्यूट करने के लिए, यानी तुम्हें क्या आ रही है 2 यानी इनिशियली यहाँ पे क्या था 1 था। अब देखो 2 टू द पावर 3, अगर हमें टाइम नहीं है हमारे पास, 2 टू द पावर 3 हमें कंप्यूट करना है, तो x की जगह 2 पास किया, y की जगह पर हमने 3 पास किया। तो स्टार ऑफ r हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्टार ऑफ r इक्वल टू स्टार ऑफ r इंटू एक्स। तो स्टार ऑफ r क्या है 1 है, अभी 1 इंटू 2, तो क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, एक बार 2 टाइम्स अब रन करेगा, फिर तो पुरानी वैल्यू रहेगी 2 इंटू 2 4, फिर 4 इंटू 2 इज 8। और ये किस पे चला गया, स्टार ऑफ आर, आर में जा रहा है। स्टार ऑफ आर कौन सा है ये, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू 8 हुई, 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 8 हो गई, है ना, तो चेंज होता गया, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। एनीवे वी हैव वेरी लेस टाइम टुडे, तो आई विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो ये टाइम लेगा, डोंट वरी, 1 घंटे का लेक्चर होता है, थोड़ा काम आसान है। यानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, तब तक मैं जो असाइनमेंट दूंगा उसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है।